Let's improve English. Some very useful English sentences. अभी भी सुधार की गुंजाइश है। हम किसी को कहते हैं ना ऐसे कि चलो अच्छा काम है, तुमने काम तो अच्छे से किया, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है, यानी अभी भी थोड़ा और सुधार होना चाहिए। कह सकते हैं देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी इम्प्रूवमेंट के लिए अभी भी जगह है, अभी भी सुधार की गुंजाइश है। तो इसे कहना है, हमें कहेंगे यू वर्कड वेल बट देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। यू वर्कड वेल यानी आपने अच्छा काम किया, आपने अच्छे से काम किया, लेकिन देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट यानी अभी भी सुधार की गुंजाइश है, और भी अच्छा आप कर सकते थे। यू आर एक्सपेक्टेड टू डू बेटर द नेक्स्ट टाइम यू डू इट। कैसे ना कैसे करके मैं उसे उसकी औकात दिखा कर रहूंगा। कैसे ना कैसे मैं उसे राजी कर ही लूंगा, करके ही रहूंगा। कैसे ना कैसे कुछ भी हो जाए, तो इसके लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल शो हिम हिज वर्थ बाय हुक और बाय क्रुक। आई विल शो हिम हिज वर्थ यानी मैं उसे उसकी वर्थ दिखा दूंगा, उसकी वैल्यू बता दूंगा। हिंदी में हम कहते हैं ना उसकी औकात दिखा कर ही रहूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। इफ यू डू समथिंग बाय हुक और बाय क्रुक, दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट यू विल डेफिनेटली डू इट नो मैटर व्हाट हैपेंस। फर्क नहीं पड़ता क्या हो जाए, कैसे ना कैसे करके कुछ भी करके आप उसको करने वाले हैं। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डू इट बाय हुक और बाय क्रुक। कैसे ना कैसे मैं उसे राजी कर ही लूंगा। आई विल परसुएड हिम बाय हुक और बाय क्रुक। आई विल परसुएड हिम, मैं उसे परसुएड कर लूंगा बाय हुक और बाय क्रुक। उसका बनाया खाना सबको पसंद आता है, बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया। इन बातों को इंग्लिश में कह सकते हैं फूड कुक्ड बाय हिम इज लाइक्ड बाय एवरीवन। एक्चुअली में ये एक पैसिव कंस्ट्रक्शन है। समथिंग इज लाइक्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म यानी इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव, जब हमें सेंटेंस बनाना होता है पैसिव वॉइस में, यानी कि जब हमारा फोकस डूअर पे ना होके ऑब्जेक्ट पे होता है, यानी खाना जो उसके द्वारा बनाया जाता है। फूड कुक्ड बाय हिम यानी उसके द्वारा बनाया गया खाना, यानी उसका बनाया खाना इज लाइक्ड पसंद किया जाता है बाय एवरीवन सबके द्वारा, यानी उसका बनाया खाना सबको पसंद आता है। बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया। I haven't had a home cooked meal for days. I haven't had मतलब देखिए आप फ्रेंड्स, हैव का मतलब खाना पीना भी होता है। फ्रेंड्स अगर आप देखना चाहते हैं ना हैव को डिटेल में, तो इसी के ऊपर मैंने 3 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं हैव का यूज डिटेल में समझने के लिए कि इसको किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हैव का यूज हुआ है कुछ खाने पीने के लिए। आई हैवंट हैड, हैव मतलब खाना, ये उसकी थर्ड फॉर्म है। आई हैवंट हैड अ होम कुक्ड मील, कैसा मील नहीं लिया है मैंने, अ होम कुक्ड यानी घर का बनाया खाना बहुत दिनों से नहीं खाया है मैंने। फ्रेंड्स फूड अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर मील को काउंटेबल नाउन लेते हुए हमने उसके लिए आर्टिकल ए लगाया, क्योंकि इट्स एन ओकेजन व्हेन यू ईट फूड, इट्स अ मील। सो आई हैवंट हैड अ होम कुक्ड मील फॉर डेज। जब आप ऐसे प्लूरल बना देते हैं ना फॉर डेज यानी बहुत दिनों से, फॉर मंथ्स महीनों से, फॉर ईयर्स सालों से, इस तरह से आप कह सकते हैं जो भी मुझे देखना था वो मैंने देख लिया है। भाई जो भी मुझे देखना था वो मैंने देख लिया है। I have seen everything that I needed to see, यानी जो मुझे देखने की जरूरत थी, that I wanted to see, that I was supposed to see. I have seen everything that I needed to see. काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। होता है ना कभी कभी हम किसी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम बोलते हैं काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। I wish I could do something for you. I wish I could do something for you. काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता। फ्रेंड्स अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो ये सब्जेक्टिव मूड होता है, यानी अनरियल सिचुएशंस के लिए हम ऐसी बात करते हैं जब हम कुछ इमेजिन करते हैं, जब हम बताते हैं कि कुछ अनरियल है, हमारा इमेजिनेशन है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, यानी मुझे लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, काश ऐसा मैं कर पाता। कैन का कुड बन गया, तो सब्जेक्टिव मूड में 1 टेंस बैक हमें मूव करना है। तो प्रेजेंट में रियलिटी है आई कैन नॉट डू एनीथिंग, कैन का कुड बन जाएगा जब हम सब्जेक्टिव मूड की बात करेंगे। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर यू, काश मैं कुछ कर पाता आपके लिए। तुम सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? वाई आर यू येलिंग स्क्रीमिंग इन द अर्ली मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स सुबह सुबह का मतलब होता है सुबह बहुत जल्दी, है ना। हिंदी में हम ऐसे कहते, तो इंग्लिश में ऐसा नहीं कि मॉर्निंग मॉर्निंग 2 बार बोलेंगे। एक्चुअली किसी पहले भी मैंने वीडियो में इस बात को बताया था कि यहाँ पर हम सुबह सुबह के लिए बोलेंगे अर्ली मॉर्निंग यानी जल्दी सुबह। वाई आर यू येलिंग स्क्रीमिंग, येलिंग और स्क्रीमिंग दोनों का ही मतलब चिल्लाना होता है। इन द अर्ली मॉर्निंग, आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, तो यहाँ पर आप देखिए आई हैव टू गो टू ऑफिस अर्ली टुडे।
I have to go to office early today. So early means before the expected time, यानी किसी चीज का कुछ expected time है या usual time है उससे पहले अगर कुछ हो रहा है तो यानी उसे early कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग एक नाउन है, उसके लिए अर्ली आया है एडजेक्टिव। कैसी मॉर्निंग? अर्ली मॉर्निंग, यानी जल्दी की मॉर्निंग, अभी अभी मॉर्निंग होने वाली है उससे पहले का टाइम। और यहाँ पर आई हैव टू गो टू ऑफिस अर्ली, मुझे जाना है अर्ली, यहाँ पर अर्ली एडवर्ब है, मुझे कब जाना है? अर्ली जाना है, यानी यूजुअल टाइम से पहले जाना है। फ्रेंड्स, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाएं तो आप सेंटेंसेस बनाने में गलती नहीं करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली कीप इंप्रूविंग योर इंग्लिश एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। मुझे दोपहर में एक झपकी लेने का भी टाइम नहीं है, इतना भी टाइम नहीं है कि दोपहर में मैं एक झपकी ले लूं, मैं बस एक छोटी सी झपकी लेना चाहता हूं। आई डोंट हैव इनफ टाइम टू टेक अ नैप इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून यानी दोपहर के वक्त में मैं एक नैप नहीं ले पा रहा हूँ। नैप मतलब कहते हैं हम छोटी निंद्रा, यानी मतलब कुछ टाइम के लिए जब हम सोते हैं उसे नैप कह देते हैं हम। नैप के साथ हम वर्ब टेक का यूज करते हैं या फिर हैव का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ शॉर्ट नैप, यानी मैं एक छोटी सी झपकी लेना चाहता हूँ। अ शॉर्ट नैप यानी मैं एक छोटी सी झपकी लेना चाहता हूँ। सो टेक अ नैप, हैव अ नैप। मैं अक्सर उन दोनों की लड़ाई के बीच में फंस जाता हूँ, वो दोनों लड़ते रहते हैं फालतू में, मैं बीच में फंस जाता हूँ, दोनों को रोकने की कोशिश करता हूँ। I am often caught in the middle of their fight. I am often caught. So friends, often is an adverb of frequency जो बताता है कि काफी बार ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। I am often caught, कई बार मैं फंस जाता हूँ। कैच की थर्ड फॉर्म है caught. I am caught कहाँ पर? In the middle, बीच में। किसके बीच में? Of their fight, उनकी फाइट के बीच में। I am often caught. अब तो मुझे उस पर विश्वास भी नहीं होता है, उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि अब तो मुझे उस पर विश्वास ही नहीं होता है। आई कांट ट्रस्ट हिम एनी मोर। आई कांट ट्रस्ट हिम एनी मोर। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है। तो काफ़ी बार ऐसा बताया जाता है कि कुछ हो सकता है, सकते हैं, तो उसमें कहना आएगा, जबकि बात ऐसी नहीं होती है, हमें सिचुएशन को समझना है। यहाँ पर तो सकता है नहीं आ रहा है, अब तो मुझे उस पर विश्वास हो नहीं सकता है नहीं आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, विश्वास नहीं होता है। तो जब हम कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, कुछ इनएबिलिटी होती है या कुछ हमारे बस में नहीं होता है, तो उसके लिए हम कैन बोलते हैं। सो आई कांट ट्रस्ट हिम एनी मोर, मैं अब उस पर और भरोसा नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस बात का भी ध्यान रखना है कि अमेरिकन स्पीकर्स ज़्यादातर इसे कैंट बोलते हैं, आई कैंट ट्रस्ट हिम एनी मोर, और हम आई कांट ट्रस्ट हिम एनी मोर इस तरह से भी बोलते हैं। चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं, चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं। लेट्स कट टू द चेस, लेट्स कट टू द चेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका मतलब है, ये एक इडियम है, दिस इज एन इडियम एंड दैट मीन्स don't talk about something that's not even useful. Don't talk about something that's not even needed. Just come to the point, come to the main point, come to the main idea. Let's cut to the chase. So मैं अपने काम में busy हूँ, सीधा मुद्दे की बात करो। I am busy with my work, so cut to the chase. I am busy with my work, so cut to the chase. Friends, हिंदी में अगर हम देखें तो कई बार हमें ऐसा हम पढ़ते हैं कि जहाँ पर मे आता है तो मे के लिए इन आ जाता है। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा बताता हूँ कि ऐसे वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, तो हमें उनको उन्हीं के हिसाब से समझना है। सो काम में बिजी, बिजी इन वर्क ना कह के बिजी के साथ ऑफन हम विद प्रेपोजिशन लगाते हैं। आई एम बिजी विद माई वर्क, I am busy with my work. This is grammatically correct. I am busy with my work, so cut to the chase. मैं काम में busy हूँ, just come to the main point. Just don't keep beating around the bush. So friends, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमेशा की तरह कहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक इसे सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है आपने, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है ताकि इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लेसन्स लाता रहूँ और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। ओके फ्रेंड्स, विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। हाँ, वैसे बात तो सिर्फ मैं ही करता हूँ, मैं आपको सुन तो पाता नहीं, अब क्या करें। वैसे कमेंट्स में आप भी बात कर सकते हैं, मेरी बातों का जवाब दे सकते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।